किसकी? जिसके लिए ये मीटिंग हो रही है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैं इन तीनों को मेंटेन करूंगा, लेकिन साथ साथ मुझे लीडरशिप को भी बढ़ाना है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट का मैं जो उदाहरण दे रहा हूं वह यही बोल रहे हैं कि 100 शेरों की सेना होने के बावजूद भी वह उनको सबको कुत्ते की मौत मरवा सकता है, और लीडर 100 कुत्तों की फौज को भी शेर की माफिक लड़वा सकता है। तो ये लीडर का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बिजनेस में। एक लीडर ऐसा आया जिसने गलत डिसीजन लिया और पूरी टीम बर्बाद कर दी, पूरी टीम। एक लीडर ऐसा था जो शुरुआत में कमजोर था, 10 साल का वक्त लगा, 20 साल का वक्त लगा, और सबसे बड़ी मजबूत टीम बना के सामने निकल के आए। सब लीडरशिप का बिजनेस है। तो लीडरशिप भी हमें डेवलप करनी है। हमें लगता है बाई बर्थ लीडर नहीं बने, पैदा नहीं हुए तो क्या हुआ, लेकिन लीडरशिप को निखारा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ये चीज़ें निखारने की और बढ़ाने की भी होती हैं, तो इनको हम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सही है? पीछे वाले हमारे साथी। तो इसमें तो आपको हम बब्बर शेर की संज्ञा देके मानते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग का ये स्लाइड आपको कल दिखाई थी कि डायरेक्ट सेलिंग का असली मतलब क्या है। वह नहीं जो अकेला सफल हो, वह आदमी है जो सफल होने की प्रेरणा दूसरों को देता है। और ये सफलता बरकरार रखना जरूरी नहीं, मजबूरी है। कल हम चर्चा कर रहे थे, और ये हमारे लिए सबसे बड़ी जो धरोहर है वो क्या है, हमारे लीडर्स हैं हमारे बिजनेस में। इसलिए ये बिजनेस को लीडरशिप से जोड़ करके देखना है। और लीडरशिप इज नॉट ए पोजीशन और ए टाइटल, इट इज एक्शन एंड एग्जाम्पल। तो आपको एक एग्जाम्पल दे करके इस बिजनेस को सेट करने की आवश्यकता है। तो लीडरशिप को बढ़ाना है। तो लीडरशिप को बढ़ाने के लिए आपने 3 चीजों को मेंटेन करने के साथ साथ पूरा टीम का भविष्य आप जहां पर हो वहां से डिपेंड करता है। वही छाप, वही छवि और वो सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं उस टीम में, जैसा कि लीडर होता है, उस टीम का कप्तान होता है, उसकी छवि उसकी टीम में देखने के लिए मिलती है। इसलिए इसको बढ़ाना है। कभी भी कमजोर 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 नहीं बोलना है। कभी भी ये नहीं सोचना कि ये जिम्मेदारी अपलाइन संभाल लेगा, ये जिम्मेदारी डाउनलाइन संभाल लेगा, मैं तो बीच में कमाऊँ पैसे, बीच में कमाऊँ पैसे। ये वाला नहीं है कि अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ वैसे, बीच में उठाओ पैसे। ऐसे डायलॉग अपनी सुविधा के अनुसार हम रट लेते हैं। ऐसे नहीं चलेगा कि अपलाइन से पूछो कैसे और डाउनलाइन को, अरे डाउनलाइन को भी मत बताओ, खुद ही डायरेक्ट बतवा दो। अपलाइन ये बताओ डाउनलाइन को कि होगा कैसे, और गुरुजी को आए लगातार पैसे। ऐसे नहीं चलेगा। बीच में अपना रोल है, वो कट नहीं होता कभी भी। ठीक है? तो एक वीडियो के माध्यम समझते हैं कि 3 पक्षी थे, है ना, और इनकी माँ, पक्षी जो है माँ, वो दाना लेके आती थी, इनके लिए भोजन लाती थी और इनको खिलाती थी। तो करते हैं क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ अपना फर्ज अदा करती है। लेकिन एक समय के बाद माँ उन बच्चों को उड़ना सिखाती है और शिकार करना सिखाती है कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब शिकार करना सीख लो, क्योंकि जीवन भर माँ लेके आएगी, इससे तुम्हारी पहचान खत्म हो जाएगी। तुम अपना जीवन नहीं जी पाओगे, अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पाओगे। इसलिए आप फिलहाल प्लेटिनम है, सिल्वर है, गोल्ड है, एक समय चल गया। अब आपको अपने पैरों पर खड़े होने की आवश्यकता है और उसके लिए सीखने की आवश्यकता है। तो एक वीडियो देखेंगे हम लोग, है ना। होंगी और तेरे को क्या करना है, ऊंची पहाड़ी से तो ऐसे लगेगा कि गिरेगा, लेकिन डोंट वरी, पंख चलाते रहना, है ना। और फिर भी गिरे तो भी पंख चलाते रहना, चलाते रहना, चलाते रहना, चलाते रहना, चलाते रहना। फिर तू नीचे जाएगा, लेकिन डरना मत, पंख चलाना मत बंद करना। फिर धीरे धीरे तू स्टेबल हो जाएगा, फिर भी चलाते रहना, फिर उड़ जाएगा, डोंट वरी। तो उसने किया ऐसा, तो पंख चलाने पे तो गिर रहा है नीचे, तो सोचा माँ तो गलत बता रही है। तो और माना नहीं। अपलाइन भी बोलती है ना, अपलाइन बोलती है कि प्लान दिखाते रहना, दिखाते रहना, दिखाते रहना, दिखाते रहना। फिर ये भी बोलती फॉलोअप भी करना उनका, है ना। तो हमने आधी बात तो मान ली, दिखाते गए दिखाते गए दिखाते गए, फॉलोअप किया ही नहीं। फिर बोला ऐसे नहीं चलेगा, गलत, बेकार है, भाग जाओ, तो आउट हो जाता है बिजनेस से। तो एक तो टपक गया। अब एक की हालत देख के 2 त्राहिमाम कर रहे हैं, माते हमको बख्श दो माते।
हम लीडर नहीं बनना चाहता हूं। हमको छोड़ दो, हमको ऐसे ही रहने दो। हाँ गुरुजी आप बहुत बढ़िया हो, आपको प्लान से बहुत मजा आता है, आप बहुत बढ़िया प्लान दिखाते हो, आपको ही चलना पड़ेगा। मैं तो नया हूं मैं तो नया हूं ना, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। गुरुजी आपको चलना पड़ेगा। लेकिन गुरुजी को मालूम है कि ये अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे तब तक बड़ा साम्राज्य नहीं बनेगा। मामा लाला के देती रहती, तो जो पक्षी है तो क्या इसके लिए पैदा किया है ऊपर वाले ने, प्रकृति ने? उसको आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने के लिए बनाया गया है। और आदमी को किस लिए बनाया है भगवान ने? उसको भी कुछ चमत्कार करने के लिए बनाया गया है, सिर्फ लाला के को देता रहे उसके लिए नहीं बनाया गया। तो इंडिपेंडेंट आप लीडर बन सकते हैं, इंडिपेंडेंट। आपके नाम से पूरी टीम मोटिवेट होगी, इंस्पायर होगी। आपका नाम ले लेके पूरे हिंदुस्तान में आपकी कहानी सुनाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। उस लीडर को देखो, उनकी माफिक देखो, उन्होंने ये करके दिखाया, उनसे प्रेरणा लेंगे, वो देखो। लेकिन ये उस घोंसले में बैठ के नहीं हो सकता और सिर्फ अपलायन को बोलते रहे आप करो गुरुजी, आप करो गुरुजी, आप करो गुरुजी, से नहीं हो सकता। बड़ा एम्पायर बनाना है तो आपको व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी है, सीखना है। माँ ये बोलती रहती इस वाले एंगल में उड़ना कि उस वाले एंगल में उड़ना, तो नहीं हो पा रहा, उसका एंगल काम नहीं कर रहा। लेकिन जब दो मगरमच्छ आमने और सामने दिखाई दिए, पहले जो उसका भोजन है केकड़ा, वो भी उसको घुमा रहा है, वो तो उल्टा केकड़ा खाता है, तो वो भी उसको शिकार कर ले रहा है। एक का दूसरी कंपनी वाला उठा ले गया उसको, इतना ऊंचा उड़ा। अरे हिसाब से उड़ो जैसा बताया जा रहा है, ज्यादा मत उड़ाओ, ज्यादा उड़ोगे तो उड़ा ले जाएंगे। हाँ, तो मानते नहीं है, मैं वो, बेटा तेरा इसी तेरी ये वो में उड़ा ले जाएगा। और तीसरा, आप देखो जब विपदा सामने आती है, जब चैलेंज सामने आता है तो आदमी फेस करता है उसको, तब ऑटोमेटिक, क्योंकि उड़ने का जो गुण है वह तो अंदर से है ना, पहले से नेचर में, ब्लड में, उड़ना मूल नेचर में है, तो वो निकल के आता है। कई लोग सेफ जोन में रहते हैं और जब तक सेफ जोन में रहते हैं तब तक उनका बेस्ट बाहर नहीं आता। ऐसा कोई भी हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ जो सेफ जोन में रह करके उसने कभी कुछ किया हो। जसवीर जी कहानी सुनाते हैं जहाज में आग लगा दो वाली, वह भी इसी पर ऊपर आधारित है। मैं जरूर चाहूंगा जसवीर जी के माध्यम से उस कहानी को रिपीट कर दिया जाए। बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। पहले ये बताओ वीडियो कैसा लगा? अब कितने लोग हौसला छोड़ने के लिए तैयार हैं? तो ध्यान रखना, ऐसे घड़ियाल वड़ियाल मिलेंगे। सबसे ज्यादा सिक्योरिटी तो मम्मी के संग ही है? लेकिन मम्मी के संग रहने में सिक्योरिटी तो है, पर लेकिन जो हमारा रियल पोटेंशियल है, जो हम हैं, वो फिर कभी बन नहीं पाएंगे। माँ गुरु जी ने बता दिया। जैसे घड़ियाल पीछे लगता है तो फिर पोटेंशियल अपने आप बाहर आने लगता है। थोड़ी देर तक आप देख रहे थे, वैसे पक्षी जो उड़ने के लिए होता है ना, पर वो क्या कर रहा था, थोड़ी देर ऐसे ही कूद कूद के चल रहा था। तो ऐसे में काम चल जाता, उड़ने की क्या जरूरत है? असली पोटेंशियल क्या था उसका? उसकी मतलब मेन चीज, उसका कोर एरिया क्या था? पंख दिए, उड़। क्या कर रहा था वो? बोले कूदने से काम चल जा रहा है। ऐसे कई यहां पक्षी बैठे, उनमें हैं, उनके पंख हैं, लेकिन वो उड़ नहीं रहे, वो बस कूद कूद के काम चला रहे। गुरुजी ऐसे ही चल जा रहा है तो कुछ जरूरी है गुरुजी, उड़ना जरूरी है? समझ तो गई होंगे मैं किसको कह रहा हूं। और वो क्यों नहीं उड़ रहे? क्योंकि उनके पीछे घड़ियाल है ही नहीं। घड़ियाल हो तो वो उड़ जाए। मुर्गी नहीं है, हम बाज हैं, बाज। कितने मानते हैं? और बाज भी अगर ऐसे मुर्गी की तरह टहले तो क्या होगा फिर? उसका हलाल होगा वो, हलाल। बाज को हलाल होते हुए देखा है क्या? वो कर देता है।
पर मुर्गी उड़ती नहीं क्योंकि वो अपने पोटेंशियल का सही फायदा नहीं उठा रही, तो इसलिए हलाल होती है मुर्गी या मुर्गा। महागुरु जी का आदेश हुआ है कि पोटेंशियल कैसे बाहर आता है। लीडरशिप जो होती है, दो तरीके का सेंस होता है व्यक्ति का। एक तो होता है कि जैसे महागुरु जी सेल्फ मोटिवेटेड होकर के अपनी एक जिम्मेदारियों को समझ लिया। ऐसे भी लोग होते हैं अपनी एक विजडम से ही सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, अपनी काबिलियत से ही। जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे नेशनल लेवल के बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, तो वो अपनी समझदारी से ही भाई हम ये आंदोलन कर लो, वो कर लो, अभी ये यात्रा निकालो, वो यात्रा निकालो, करते रहते हैं। करते नहीं करते? और कईयों को ऐसे धक्का मार के, मतलब जब बिल्कुल उनके ना कनपट्टी पे बंदूक लगा के बिल्कुल फायर खोल दूंगा, साले करेगा कि नहीं करेगा, उनको तभी ध्यान आता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा हम कौन सी वाली कैटेगरी में। पर लेकिन जैसे कल भी बताया था कि डेवलपमेंट व्यक्ति रहता है, कहीं ना कहीं विकल्प जब व्यक्ति रखता है तो वो फिर क्या है कि अपना बेस्ट नहीं दे पाता। तो एक राजा था, जो गुरुजी ने कहानी का आदेश दिया, मैं वो कहानी आपको बताता हूँ कि एक राजा था, उसके पास बढ़िया दमदार सशक्त अच्छी दमदार सेना थी, और वो कई देशों के ऊपर पहले यही चलता था कि इस पे आक्रमण करो, उस पे आक्रमण करो, अपना साम्राज्य बढ़ाओ, यही चलता रहता था। तो वो कई देशों पे मतलब आक्रमण कर चुका था, लेकिन हर बार वो हार जाता था। पिद्दी पिद्दी सी सेना उसको हरा देती थी। उसके समझ में नहीं आ रहा यार, बोले मतलब चक्कर क्या है। तो वो अपने गुरुजी के पास गया काउंसलिंग करवाने के लिए। बोलो गुरुजी, मतलब साला जिन टीमों का कहीं नाम नहीं, वो टारगेट जीत रही हैं, और हमारी इतनी दमदार सशक्त सेना हो गई टारगेट ही नहीं जीत रही, क्या चक्कर है। तो गुरुजी ने उसके कान में एक मंत्र बताया कि अगली बार जब भी आप आक्रमण करो, इस मंत्र का पालन करना, 100% आपको विजयश्री प्राप्त होगी। बोले ठीक है। अगले देश पे उन्होंने, जैसे प्लानिंग थी समुद्री रास्ते से जाना होता था, और उन्होंने टारगेट किया, बोले इस देश पे हमला करना। भाई सारी सेना सवार हो गई अपने समुद्री जहाजों में और पहुंच गए वहां पे। अर्ली इन द मॉर्निंग पहुंचे पोर्ट पे, और जाकर के राजा ने आदेश दिया, सारे लोग आकर के असेंबल हुए। तो सबसे पहला आदेश हुआ कि सबसे पहले जिन जहाजों से हम आए उन जहाजों में आग लगा दो। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हो ना, राजा साहब पगला गए क्या? बोले अपने वालों में? हाँ हाँ, बोले अपने वालों में ही, जिनसे हम आए हैं उनमें पहले आग लगाओ। तो अब क्या करें, जब राजा का आदेश तो मानना ही पड़ेगा। तो तुरंत आग लगा दी। आग लगाने के बाद फिर सब इकट्ठे हुए और उनको कहा क्या, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है और वो है मौत। क्या है? सामने दुश्मन की सेना है और इधर समुद्र है। एक ऑप्शन है, अगर समुद्र तुम अगर दुश्मन से दमदारी से लड़े, दिल से अगर दमदारी से लड़े, तो तुम जीत भी सकते हो, और जीत गए तो तुम्हारी पीढ़ियां भी इस देश के ऊपर आने वाले समय में शासन करेंगी। और अगर तुमने सोचा कि नहीं नहीं लड़ना फड़ना रहने दो, भाग लेते हैं, तो तुम्हारे बाप में भी इतनी दम नहीं है कि तुम समुद्र को तैर के पार कर जाओ। मतलब क्या है, एक तरफ 1% चांस है, 99% नहीं कह रहे, बोले 1% चांस है, अगर लड़े तो ढंग से जीत भी सकते। लेकिन दूसरी तरफ तो 200% चांस है कि मौत ही है, डूब के मरोगे, नहीं तो कोई बेल फेल खा जाएगी तुम्हें, मरना ही निश्चित है। हाँ बात सच है या नहीं? उनकी जगह अगर हम होते तो हम क्या चूज करते, डूबना या लड़ना? वो भी समझदारी थे सैनिक, उन्होंने भी सोचा, बोला राजा साहब का आदेश तो अब हुआ, घेर के मार दिया आज तो लाके, अब कुछ चारा तो है नहीं, तो बोले लड़ ही लेते। हेलो, और वो लड़े। तो अब पहले तो उन्हें टेंशन रहती थी कि कहीं तलवार बलवार न लग जाए, अब तो वो मर ही चुके हैं। तो बिल्कुल सिर पर कफन बांध के लड़े वो, और एक एक 100 पे भारी, और घुस घुस के मार रहे साला थे। हम मैं तो मराई हूं, मेरा तो कुछ है ही नहीं है। और उन्होंने ऐसी लड़ाई लड़ी कि वो जीत गए। क्या हो गए वो? जीत गए। जीत तो वो पहले भी सकते थे, ऐसा नहीं पहले नहीं जीत सकते। लेकिन पहले क्या हो रहा था, पहले जब भी वो किसी पे आक्रमण करने जाते थे तो अपने पायलट को समझाते थे, देख भाई तू मोड़ मार के उसको तैयार रखियो, जहाज को बिल्कुल रेडी पोजीशन में रखना, ये नहीं कि हम आए फिर तब तू मोड़े ना, मोड़ के। और रसोईया को बोलते थे तू लंच बना के रखे, हम यहीं आके खाएंगे, तो कहीं बाद में फिर आलू वालू उबाले, पहले ही। और पहले सारा काम सेट है, इधर ओके, जहाज मुड़ के और लंच भी रेडी है। अब सोचो, जहाज बिल्कुल जाने के लिए वापस घर पे मैरिया भी इंतजार कर रही है,
और आलू उबले हुए पराठे वराठे उधर ही बनेंगे। पर थोड़ी देर के लिए राजा साहब का आदेश हुआ है कि उधर लड़ाई करके आनी है, हारो जी तो कोई नहीं, तो फिर क्या करना है, बस थोड़ी देर ऐसे ऐसे एक्टिंग सी करनी। ओए हार गए रहने दो चलो, हार गए भाई हार गए हैं। तो थोड़ी देर ऐसे खटपट करी, मान लिया हम हार गए, रहने दो तुम जीत गए भाई, चलो चलो लंच करो, जहाज तो तैयार ही है। हेलो, दूसरी बार क्या हुआ, जहाज तैयार है ही नहीं, जहाज तो जल चुका है, उधर तो बेल इंतजार कर रही है। तो फिर इधर अगर नहीं मानेंगे तो खदेड़ के मारे जाएंगे। तो फिर व्यक्ति का रियल पोटेंशियल निकल के आता है। हेलो, और ये कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ में रहता है। मैंने देखा है अक्सर करके, आप लोगों ने भी देखा होगा, अक्सर करके जो टॉपर होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं या स्टेट टॉपर हैं, होते नहीं होते, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जब भी उनकी लिस्ट आती है, जो भी मेडलिस्ट होते हैं, टॉपर होते हैं, आप टॉप 10 को देखना, टॉप 20 को देखना, उनमें अधिकतर जो टॉपर होते हैं वो ऐसे बैकग्राउंड से निकल के आते हैं। कोई रिक्शे वाले का लड़का है, कोई चाय वाले का, कोई पंचर वाले का। हाँ जी, कितने लोग मानते हैं ये बात सही है? टॉपर में ऐसा होता है अक्सर। तो वो वाले क्यों नहीं आते? जैसे किसी मंत्री का लड़का, किसी मंत्री साहब का भी लड़का आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? किसी बड़े से हीरो का लड़का है, किसी बड़े से डॉक्टर साहब का लड़का, इंटर भी नहीं करते। हाँ जी, जब उनके पास सुख सुविधाएं भी हैं, बढ़िया ट्यूशन भी पढ़ सकते हैं, वो बढ़िया कॉलेज में भी जा सकते हैं, लेकिन उधर आईएएस पीसीएस में या नीट वगैरह में उनका नाम क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्योंकि उसके लिए वो जो लोड लेना पड़ेगा ना, वो लोड लेते ही नहीं है। क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? ले लो तो भी, मतलब अपने एसआरए में मत लो तो भी, गाड़ी तो मेरी है ही ना, इसे कौन चलाएगा? हेलो, ये फरारी खड़ी है, जगवार खड़ी है किसकी? है तो मेरी। तो इसलिए वो लोग लोड लेते ही नहीं है। और लेकिन जो मतलब जो बंदा सब्जी बेच रहा है, जो बंदा पंचर लगा रहा है, उसका लड़का अगर पढ़ाई कर रहा है तो वो सोच लेता है बेटा ढंग से पढ़ ले, नहीं अगला टायर तुझे खोलना है। हाँ या ना? हेलो, आज अगर तूने दमदारी से पढ़ाई नहीं करी तो अभी तो तुझे मैथ के फॉर्मूला याद करने, नहीं तो फिर तुझे सब्जी के नाम याद करने पड़ेंगे। भिंडी ले लो, तोरई ले लो, धनिया ले लो, तो बढ़िया क्या फॉर्मूले याद कर ले, नहीं तो फिर इनके नाम ध्यान करने पड़ेंगे। हाँ या ना? मैं अगर अपनी बात करूं, जैसे मैं कर गया काम, मालूम है क्यों कर गया? जैसे मैं देख लेता, कंपैरिजन कर लेता था। वैसे प्लान करना बहुत मुश्किल काम है, ऐसे ऐसे एड़े टेढ़े लोग मिलते हैं, साला बड़ी बेइज्जती करते हैं, बहुत धमकाते हैं, स्टाम्प पे लिख के दे देते हैं। इतनी घोर बेइज्जती, कोई लिमिट होती है, थोड़ा आदमी बिल्कुल कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं। मिलते ही नहीं मिलते, फॉलोअप करना और टेढ़ी खीरे, अरे मैंने तेरे कल मना कर दिया फिर तू आ गया, बहुत बेशरम आदमी। ऐसे कोई बोले तो बार बार आ जाता है, तो फिर भी हम ऐसे एकदम बेशरम बन के जाए वहां। मैं बोल दी, एक बार बोल दी, 10 बार बोल दी, नहीं करनी, भागो। एक ने तो सच में मेरे को और विजयपाल सर को ऐसे ही भगाया, उठाओ ये, उठाओ। मैंने फोल्डर बोला निकलो, मैं सच में बता रहा हूं, निकल। मैंने कहा सर लोग, अरे लोग देख रहे हैं तो क्या, निकलो बाहर निकलो। और बाकायदा मतलब गेट तक बेइज्जती करने आया, जब तक हम बाइक पे बैठ के निकल नहीं गए वहां तक आया। अब ऐसा लगता था कई बार यार छोड़ यार, फिर छोड़ के फिर मैं सोचता घर जाएंगे, साले फावड़ा इंतजार कर रहा है डराती। जैसे एक आध दिन बीच में गैप मिल जाता था ना, मम्मी उसी दिन बोलती थी बेटा बाजरा नराई पे आज भाई भूस डूबेगो। मैं सोचा इससे कंटी कटे, इसके लिए तो फिर फील्ड में ही रहो। मैं वो बेइज्जती ठीक है, ये वाला ज्यादा मुश्किल है, भैंस नवाना ज्यादा मुश्किल है। अगर उधर घर पे मेरे भी कंफर्ट होता,
मैं छोड़ देता। उधर लंका लगी पड़ी थी, हालत खराब थी, तो वो ना दराती ना चलानी पड़े, फावड़ा ना चलाना पड़े, इस चक्कर में अपन इधर दम लगा गए। और इधर दम लगा गए तो ऐसा रिवार्ड मिला कि जिन हाथों में फावड़ा रहता था उन हाथों में BMW रहती है। और यही है, मुझे जो लग रहा है, जो बाकी वाले भी जो टॉपर हैं, एक्चुअली वो टॉपर वॉपर बनना नहीं चाह रहे थे, उनको तो बस किसी को तो सब्जी के ठेला से छुटकारा चाहिए, किसी को पंचर से, वो जाने अनजाने में इतनी मेहनत कर जाते हैं। अच्छा टॉपर हो गए, चल ठीक है, हमें तो छुटकारा चाहिए था, टॉपर वॉपर का कुछ नहीं, वो हो जाते हैं, वो अलग बात है। हाँ जी, आपको भी किसी चीज से छुटकारा चाहिए क्या? तो ये पीछे महागुरु जी ने दिखाया ऐसा घड़ियाल होना चाहिए, तभी रियल पोटेंशियल बाहर आएगा, तभी आने वाला है। और इसका दो तरीके, एक तरीका तो अपनी समझदारी वाला है और दूसरा मजबूरी वाला है। मजबूरी वाला भगवान न करे किसी के पीछे लगे, ऐसे दिन आए किसी के बिल्कुल ही खाने पीने के लाले पड़ जाएं और फिर उसको घर से लात पड़े, तब उसको एहसास हो, वो ठीक नहीं है। मेरे को जो लगता है कि हमें वैसे ही अपने आप ही अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर लेना चाहिए, हालातों को समझ लेना चाहिए और हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर लेना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि मुझे जब ये चीज समझ में आ गई, कुछ दिन बाद में डायमंड भी बन गया, डायमंड बन के थोड़ी सी हालत तो सुधर ही गई, खाते में पैसा थे, वैगनार भी आ गई मेरे पास, 50-40 लाख रुपए आ गए, 1-8 करोड़ आ गए। इसके बाद फिर मतलब जो है कई लोग क्या करते हैं, फिर दम लगाना बंद कर देते हैं, है ना। ब्लेजर फ्लेजर भी अच्छे हैं अभी तो हमारे पास, मोबाइल भी तगड़ा वाला है, सेल्फी बहुत अच्छी आती है ना। फिर उसके बाद बंद कर देते हैं। मैंने उसके बाद ना उसको और बढ़ा दिया, क्योंकि अब सुख सुविधाएं हो गई हैं तो अब और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। पहले तो साले स्टेशन पर सोना पड़ता था, चाहे अब ओयो का सही, अब कम से कम कमरा तो ले सकते हैं। मैं सच बता रहा हूं, पूरी रात मच्छर खा रहे हैं, ऐसे 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 पूरी रात स्टेशन पर काटना, पूरी रात। उससे कम से कम ओयो वाला मिल जाए, कैसा ही मिल जाए, तो वो तो बढ़िया है। तो जैसे ही थोड़ा सा इतनी अपनी हो गई जुगाड़ की 300 रुपये 400 रुपये का कमरा ले सकते हैं, या जाने आने में भी दिक्कत नहीं है, पेट्रोल की भी समस्या नहीं, इतने पैसा खाते में पड़े, 18,000 का तो चेक बन ही रहा है, 15,000 का चेक तो बन ही रहा है, 16,000 का चेक तो बन ही रहा है हर हफ्ते, तो फिर बिल्कुल फूंक दो उसको साला, अभी बोलो कोई दिक्कत नहीं, अब रहेंगे फील्ड में। पहले से तो बढ़िया ही है। पहले तो हालत ये रहती थी कि प्लान दिखा रहे हैं 40 लाख का और अपनी जेब में 40 रुपये नहीं है, और ऐसा लगता था काश के एक 500 का नोट होता तो मैं और डबल माइलेज हो जाता मेरा, है ना, पर नहीं होता था। फिर लेकिन कम से कम ये तो है कि थोड़ा सा आने लगा। तो ये भी एक बात रहती है कि कई लोग कुछ लेवल तक दम लगाते हैं, फिर उसके बाद दम लगाना बंद कर देते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि हम लोगों के पास अगर ऐसी हालत नहीं है, पेट्रोल के लाले नहीं है, मोबाइल में रिचार्ज की दिक्कत नहीं है, मुझे तो ये सब चीजें भी रही थी, और मुझे लग रहा है यहाँ कई लोग इससे ऊपर हैं, इससे ऊपर हैं कि इन सब चीजों की तो दिक्कत नहीं है, रोटी के तो लाले नहीं है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा लोड हमें ले लेना चाहिए, जानबूझ कर थोड़ी मेहनत कर लेनी चाहिए। अगर हम कर गए तो रियल में फिर इतिहास तगड़ा वाला बनने वाला है। क्योंकि महागुरु जी ने जो किया, महागुरु जी के पास तनख्वाह तो पक्की थी, मास्टर तो थे ही ना, और गुरु जी चाहते तो थोड़ा आराम से भी कर सकते थे, लेकिन गुरु जी क्या करते थे, वहां से जो तनख्वाह आ रही है ना, वो तनख्वाह को भी सेफ शॉप के लिए खर्च कर देते थे पूरा। बोले और बढ़िया, अगर चेक थोड़े कम भी हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो वहां से बैकअप मिल रहा है और यही लगाना है और एकदम दमदारी से करना है। कई लोग क्या है, उसके चक्कर में तनख्वाह उनके लिए क्या बन जाती है, ब्रेकर बन जाती है, और कई लोगों के लिए तनख्वाह क्या बन जाती है, सहयोग बन जाती है। तो हमें ना अपनी किसी भी सुख सुविधा को जो हमारी जिंदगी में है उसको ब्रेकर नहीं बनाना है। शुक्रिया अदा करो भगवान का कि कम से कम हमारे पास थोड़ा सा बैकअप तो है, यस या नो। तो उस बैकअप को अपने घर से निकलने का साधन बनाओ। आपको मच्छरों में नहीं रहना पड़ेगा, आप ओयो का रूम लेकर के रह लो, है ना। आपको जनरल में नहीं जाना पड़ेगा, स्लीपर वाला रिजर्वेशन करा के चले जाओ। तो ये सब चीजें अगर हमारे पास हैं तो ये हमारे लिए अच्छा ही है, हम और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। मतलब जो बोलते हैं ना, एक मिडिल क्लास जो व्यक्ति होता है, सबसे ज्यादा दुनिया में जनसंख्या किन लोगों की है, मिडिल क्लास की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। और मिडिल क्लास ज्यादा क्यों रह जाते हैं, क्योंकि वो भूखे मर नहीं रहे और आगे बढ़ने की उनकी तमन्ना नहीं है, इसलिए वो मिडिल क्लास में रह जाते हैं, है ना।
बाकी जो लोअर क्लास वाले हैं या तो वो बिल्कुल ही एकदम जीरो मिलेगा, और अगर आ गया अपनी सी पे तो एकदम हीरो मिलेगा वो, है ना। शेयर मार्केट में भी यही रहता है, एक लार्ज कैप कंपनी होती है, मिडिल कैप कंपनी होती है, एक स्मॉल कैप कंपनी होती है। स्मॉल कैप कंपनी में क्या है, हाई रिस्क रहता है, मतलब हाई रिटर्न्स, और हाई मतलब लूजिंग भी रहती है, जाएगा तो फिर पूरा जाएगा, है ना। तो लेकिन संभावना जो होती है ना सबसे ज्यादा, अगर मिडिल क्लास वाला व्यक्ति अगर थोड़ा सा सोचे, कंपैरिजन अगर करें, सही मायने में बिल्कुल एकदम देखें, तो कई चीजें में अगर वो बस सिर्फ माइंड सेट कर ले अपना कि मुझे करना है, तो एक जो लोअर क्लास वाला जो बंदा दम लगा रहा है उससे ज्यादा वो सुख सुविधाओं के साथ और आसानी से उसको पार कर जाएगा। क्योंकि उसको किताब खरीदने की भी दिक्कत है लोअर क्लास वाले को, तो किताब मतलब ट्यूशन की भी दिक्कत है ना। पर लेकिन वो मिडिल क्लास वाला क्यों नहीं दम लेता, क्योंकि लाले नहीं पड़े ना खाने के, भूखे थोड़ी मर रहे हैं। और यही एक चीज है कि ये पेन नहीं लेने देती, और कई बार वो एहसास करवाया भी नहीं जाता, मतलब कहीं से हो भी अगर थोड़ा बहुत, जैसे फैमिली से हो, फैमिली भी हम लोग ज्यादातर भारत में रहते हैं तो इतने सॉफ्ट कॉर्नर वाले लोग हैं, मम्मी हो पापा हो, कहाँ हमें लोड लेने देते हैं। लोड लेना हम चाहेंगे तुरंत आ जाएंगे, अरे रहने दे काहे मरे जा रहे भाई, थोड़ा सा कम खा लेंगे और क्या है, मैडम है, रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, डायमंड के बिना भी काम चल जाएगा। बच्चे भी, वो भी नहीं लोड लेने देते, सब हम पे दया खाते हैं, सच नहीं बोलते, दया खाते हैं वो, बोला दुखी आत्मा की मरमरा गया है, आत्महत्या वगैरह कर ली, इस पर लोड मत दो। और हम भी फिर कहते हैं नहीं सही है यार, जब यही लोगों को ज्यादा वो नहीं तो मैं ही क्यों मरा जा रहा हूं। हकीकत में तो उनको खराब नहीं लगेगा, आप डायमंड बन के दिखाओ पहले, फिर उनको पूछना, बोलेंगे नहीं दमदार है, फीलिंग बढ़िया है, अभी बोलेंगे नहीं वो आपको, अभी तो यही बोलेंगे रहने दे। बहुत कम ही होते हैं ना ऐसे जो एकदम बेरहम टाइप के, योगराज सिंह जैसे, जैसे युवराज को बिल्कुल एकदम पेल दिया उसने ढंग से, मतलब जो होते ना झोंक दिया। अभी इंटरव्यू आ रहा था उसका, योगराज और युवराज दोनों साथ में थे, तो वो बार बार युवराज बोल रहा था एकदम हिटलर बाप मिला मुझे, उसके मुंह पे ही बोला, बोला आपने मतलब कभी ख्याल नहीं किया, मेरे से कभी पूछा नहीं, मेरे कंफर्ट का आपने ख्याल नहीं रखा, मेरी भावनाओं का नहीं रखा। बोला हाँ मुझे मालूम है मैंने नहीं रखा, एज ए चाइल्ड तुम्हें ये चाहिए था वो चाहिए था, पर लेकिन मैं तुम्हें चैंपियन बनाना चाहता था, और मुझे मालूम था अगर तुम चाइल्ड वाले जो कंफर्ट वाली चीजें करोगे तो तुम चैंपियन नहीं बन पाओगे, मैंने तुम्हें जानबूझ करके झोंका इसमें। पर हर एक बाप ऐसा नहीं होता ना, हमारे पिताजी लोग तो थोड़ा सा रैम खाई जाते हैं हम लोगों पे, रहने दे भाई, मैडम लोग भारतीय नारी मतलब जो है रूखी सूखी मिलेगी, वो तो सीता माँ से प्रेरणा लेकर के है, बोले वो तो वन में रही थी, वन में नहीं कम से कम यहीं रहना पड़ रहा है, मेरे लिए यही ठीक है, जैसा है भला है बुरा है मेरा पति मेरा, ऐसे गाने भी बनाती बॉलीवुड में, थोड़ा तांडव करे वो, नहीं 9 लखा चाहिए, हेलो, तो साला उसको नींद ना आए अगले दिन जाए वो प्लान फॉलोअप करने, ऐसा तांडव होता नहीं। हाँ जी, तो पोटेंशियल कैसे आएगा बाहर, क्योंकि ज्यादातर यहाँ लोअर क्लास वाले नहीं, सब मिडिल क्लास वाले ही बैठे हैं, खाने के लाले तो है ही नहीं। महागुरु जी ने ऐसे ऐसे लोगों की कहानी बताई, मैं बता रहा हूं, एक बंदा एलडीपी में आया, गुरु जी ने बताया उस पे मीटिंग में आने के लिए उसके अपलाइन ने बोला ड्रेस कोड होना चाहिए, तो जूते नहीं थे बंदे के पास। पहले मीटिंग, महागुरु जी उसका बताएंगे, गुरु जी आप प्लीज, मतलब मीटिंग में आने के लिए पहली बात कंट्रीब्यूशन, जो है आप एलडीपी में आए हैं, एलडीपी के लिए कंट्रीब्यूशन चाहिए था, और वो बंदे के पास में इतने पैसे नहीं थे कंट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन उसको आना था, तो उसने क्या किया कि वो पल्लेदारी करता था, समझ रहे, और पल्लेदारी करता था वो, उसको 250-300 रुपए मिलते थे। अब उसके हिसाब से वो हिसाब लगा रहा कि इतने दिन अगर मैं पल्लेदारी करूंगा उस हिसाब से तो एलडीपी की डेट निकल जाएगी, और मुझे पैसा चाहिए ज्यादा, 5,500 चाहिए, 5,500 चाहिए उसको। तो उसने फिर क्या किया कि वो गया वहां पे जहां पल्लेदारी करता था ट्रांसपोर्ट वाले के पास, तो उसने बोला ये पूरा ट्रक मैं खिलाऊंगा,
उसने पूरे ट्रक का ठेका ले लिया, बोले अब बताओ मेरे को कितना दोगे। तो फिर उसने बोला कि ठीक है, वैसे उसको नॉर्मली मिलते 300-400, पूरा ट्रक खुद खलाता तो उसको मिले 2500। तो खला दे भाई, पूरा लगा रहा उसमें, दिन रात लगा रहा, अकेले नहीं पूरा ट्रक खाली किया, फिर भी लेकिन उसका पूरा बंदोबस्त नहीं हो पाया। तो क्या किया उसने, सिलेंडर बेचा, कुछ बेचा घर से आइटम, घर में जो सामान था वो सामान बेच के आया। सामान बेच के आया कुछ, मतलब पूरे 5,500 कर लिए। अब लेकिन वहां दिक्कत ये आ गई कि जूते, अब गुरुजी ने उसको नोटिस किया कि वो मीटिंग में नंगे पैर बैठा है। तो गुरुजी ने उसको बुलाया, इधर आओ। आप बोले नंगे पैर क्यों बैठे हैं, आप पे जूते नहीं है? तो बोला हाँ है। बोले फिर पहने क्यों नहीं आपने? तो फिर उसने बताया दरअसल में मैं जूते अपने एक पड़ोसी के मांग के पहन के आया हूं, और उसने बोला है कि अगर ये खराब हो गए तो फिर वो अगली बार मुझे देगा नहीं। तो जो जरूरी चीज होती है मैं उतने देर के लिए पहन के आता हूं, फिर मैं रूम में रख देता हूं। ये स्थिति में व्यक्ति आया, गुरुजी ने उसका कंट्रीब्यूशन का भी हालांकि पूरा वापस करवा दिया था। जब उसने पूरी कहानी बताई तो ये तड़प देखो आप, वो कोट भी मांग के लेके आया था। कोट भी मांग के लेके आया था वो। एक्चुअली वो साइज को छोटा सा था, दबला पतला था, तो अब उसको कोट मिल नहीं रहा, साइज सब लोग लंबे चौड़े थे, तो पूरे गांव ढूंढ माला, एक कोई उसकी साइज का मिला, उस पर मिल गई जैकेट उसे, हाफ जैकेट वाली, तो वो ले आया मांग करके, बोला ये चाहिए। ऐसी ऐसी स्थिति में लोग, वो समझता है उस चीज को। और मेरे से अगर कोई पूछे, मैं अगर एक शब्द में अगर मैं कहूं, जैसे कई लोग पूछते हैं, ये सवाल रहता है कि कई लोग ना सिस्टम की हर बात फॉलो कर लेते हैं, हर जगह आ जाते हैं, और मतलब इतनी मेहनत करते हैं, इतनी बेइज्जती भी सुन लेते हैं, झेल लेते हैं, फिर भी मतलब डिमोटिवेट होने का नाम ही नहीं लेते। और कई लोग छोटी छोटी बातों पर डिमोटिवेट हो जाते हैं। कई बार ऐसे मन में आता है ये चक्कर क्या है। कई लीडर भी पूछते हैं, बोले गुरुजी उसको साला समझा समझा के थक गया, ये समझता ही नहीं है। और एक आदमी इशारे में ही समझ जाता है। एक शब्द है, एक चीज है, और वो है इंसान को एहसास होना चाहिए। जिसको एहसास होता है वो किसी भी बात को इशारे में ही समझ जाता है, और जिसको ये नहीं होता, क्या नहीं होता, क्या नहीं होता, और एहसास उसी को होता है जो जागा हुआ है, अवेयर है हर चीज को के लिए। ये सबसे बड़ी बात है। माँ गुरुजी क्यों, मतलब देखो हम कौन सी लैग में आते थे हमें मालूम नहीं, फिर भी गुरुजी रोडवेज बस से हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए आते थे। चाहते तो हरिप्रसाद जी की तरह, संजय जी की तरह, और बाकी अपलाइन हमारे विजय गोयल जी और भी तो अपलाइन थे गुरुजी के अलावा, उनकी भी उसी लेग स्ट्रक्चर था, और गुरु जी का भी वही सेम था। जब सब साला वो अपने नाटक कर रहे हैं, औकात दिखा रहे हैं, तो एक गुरुजी भी दिखा सकते थे, नहीं दिखा सकते थे? भाई मैं क्यों तुम्हारा लोड लूं? लेकिन गुरुजी फिर भी आते थे हमारे लिए। क्यों आते थे? क्यों, क्या था गुरुजी को? हेलो, ये समझना पड़ेगा। एक होता है व्यक्ति, पिता होना अलग बात है, और पिता होने का एहसास होना अलग बात है। कई लोग सिर्फ बायोलॉजिकली फादर बन जाते हैं, अब वो तो आदमी जब सारी चीजें हैं प्रोसेस फॉलो करेगा तो बन ही जाएगा, मदर फादर जो भी है। लेकिन उसका एहसास कि भाई ये बच्चे मेरे घर में हैं और मैं इनका फादर हूं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी में बहुत सेंसिटिव आदमी हूं, मतलब छोटी छोटी चीजें भी मतलब पता नहीं क्या ऐसा मतलब मेरे को वो कर जाती हैं। मेरी शादी हुई, मैडम पहले मेरे पैर छूती थी, अब नहीं छूती हालांकि। मैंने बच्चों को बताया कि पहले ये ना मेरे पैर छूती थी सुबह सुबह। मुझे ये अलग टाइप का अजीब सा लगा। जब नई नई शादी हुई ना तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं अच्छा ऐसा भी होता, मैं कुछ मानूं क्या? इससे पहले इतनी बड़ी मानता कभी लगी नहीं थी, क्योंकि टीम टाइम ज्यादा हमारी कुछ थी नहीं। जो थी वो भी सर पर कहते थे, गुरुजी गुरुजी कोई नहीं कहता था, जैसे तुम वैसे हम, पैर पैर कोई नहीं छूता था। तो ये पहली बार ही अनुभव हो रहा मेरे को लाइफ में, मैं यार हम कुछ हैं, ये हमें कुछ मानती है। और पहले मैं खाना खाता था तब खाना खाती थी, और घर में रहूं तो ये पॉसिबल है। मैंने यार तू इस चक्कर में मत रहा कर। वो तो मैं जहां भी रहता था पहले फोन करती थी, खाना खा लिया मैंने, हाँ खा लिया, तब फिर खाना खाती। मैं यार बहुत तगड़ा मामला है यार, पति होना तो मतलब बहुत प्रमोशन वाला काम है। बाद में फिर मेरे को चला यार कुछ मतलब ये मेरे को मानती है सही में, मैं चला वो हूं नहीं, ऐसा कुछ कर्म मैंने किया नहीं है
जितना ये मेरे को रिस्पेक्ट दे रही है, पर लेकिन हाँ पक्का मेरे को कुछ ऐसा करना चाहिए एज एन हस्बैंड कि इसको प्राउड हो। जब मैं पिता बना, मेरी बेटी थी, एक बार का वाकया, हम लोग गोवर्धन से जा रहे थे परिक्रमा लगा करके, ठंड का मौसम था बहुत भयंकर, और मैडम ने 2-3 कंबल वगैरह छोटे ले करके उसको, बेटी को उसमें रखा हुआ था। अब प्रॉब्लम ये हो रही थी, ठंड इतनी ज़्यादा थी, कंबल हटा नहीं सकते थे, और पहले ये भी न्यूज़ आती रहती थी कि कई बार सर्दी की वजह से ज़्यादा कंबल में बच्चे को सांस नहीं मिली और दिक्कत होगी। रात का वक्त रहे, आदमी को क्या है, कोई अगर दिक्कत ना हो तो भी दिक्कत लगती है। जैसे 2 किलोमीटर भी कोई गाड़ी पीछा करे तो ऐसा लगता है हमें ही लूटने आ रहा है ना। करीब 1:30-2 बजे का वक्त था, सर्दियों की रात थी, आई थिंक जनवरी का ही महीना था, दिसंबर जनवरी का महीना था, भयंकर सर्दी थी। मैं रोक नहीं रहा, मैडम बार बार कह भी रही, बाइक रोक के बोला एक बार बेटी को देखना जरूरी है, उसको प्रॉपर सांस वगैरह मिल रही है कि नहीं मिल रही। कम्बल हटा नहीं सकते, बाइक रोकने का मतलब खतरे से खाली नहीं है, कुछ भी हो सकता है, रात के 1:30-2 बजे, मतलब क्या करेगा आदमी। बस मैं चल रहा था, मतलब मैं बता नहीं सकता, जितने टाइम तक हम सादाबाद पहुंच नहीं गए, तब मथुरा में रहने का अपना कोई सिस्टम नहीं था, गोवर्धन से सादाबाद ही जाना था, गांव जाना था। पूरे रास्ते मतलब साला मैं कोसता रहा खुद को कि लानत है तेरे ऊपर कि बेटी है और ये तेरे घर में जन्म हुआ है, इसकी क्या गलती है, इसके लिए कम से कम कार होनी चाहिए जिसमें ये कंफर्टेबल बैठ सके। ये कई बार देखो, मैं अकेला आदमी नहीं हूं जो बाइक पे बेटी को लेके जा रहा था, पूरी जिंदगी निकल जाती है लोगों की, अगली पीढ़ी आ जाती है तो भी एहसास नहीं होता आदमी को। हेलो, पेरेंट्स को लेकर के मैं जब हाई स्कूल के पेपर दे रहा था, मैं अभी तक बता रहा हूं, मेरे उसके, मैं कहीं फेल ना हो जाऊं इस चक्कर में, पिताजी जो है सिफारिश के लिए गए, तो जिनका कॉलेज था उन्हीं के मालिक के यहाँ गए। अब उस टाइम क्या था, आलू खुद रहे थे, मार्च के महीने में आलू खुदते थे, उसी टाइम हाई स्कूल के पेपर थे, तो उनके वहां गए तो बोले कि वो तो खेत में, जो कॉलेज के ऑनर थे, तो पिताजी बोले चलो खेत पे चल रहे। तो अब वहां पिताजी जा रहे, तो मैं तो छोटा ही था, 15-16 साल का ही था मैं, तो मैं साइकिल चला रहा, मेरे से साइकिल चल नहीं रही, पिताजी चला रहे, रेत वहां पे, दोनों पैदल ही चलते हैं, फिर पैदल जैसे तैसे करके खेतों में पहुंचे। मैं देख रहा था, मैं चाहता नहीं था पिताजी साइकिल चलाएं और मैं बैठूं, पर मेरे से चल नहीं रही थी। तो फिर वहां पहुंचे, और वहां जाकर के भी क्या है कि फिर वो किसान के तो 25 काम रहते, तो कभी पिताजी बोरी पकड़ लें उनके साथ, और वो बात ही नहीं कर रहे, कभी उधर चले जाए कभी इधर चले जाए, और पूरा वाकया मैं देख रहा, मैं नोटिस कर रहा कि पिताजी कितना इनसे वो करने, क्योंकि उनके पास तो हमारे पिताजी जैसे 36 लोग आ रहे थे, जिसके यहाँ सेंटर आ जाता ना वो तो बहुत उसमें रहता है, सब लोग मिलने आते हैं, तो वो बात ही नहीं कर रहे, हाँ भाई तू इधर लेबर के पीछे चले जाए, कभी इधर चले जाए। मैं पूरा सीन देख रहा हूँ, मेरे अंदर इतना तूफान चल रहा था, जब तक मैं सेफ शॉप में नहीं था, और मुझे मालूम भी नहीं था मैं सेफ शॉप में आऊंगा। मैं कभी अपनी जिंदगी में भीख मांग लूंगा, मैंने उस दिन प्रतिज्ञा ली, मैं अपने पिताजी को कभी अपनी सिफारिश के लिए लाऊंगा नहीं, ये मैंने उस दिन प्रतिज्ञा ली थी। कभी भी मेरी वजह से चाहे मैं फेल हो जाऊं, कुछ भी हो जाए, मेरी नौकरी लगे न लगे, कुछ हो न हो, लेकिन मेरी वजह से पिताजी को कभी किसी व्यक्ति के सामने खड़ा नहीं होना पड़ेगा। ये आज तक टिल डेट मतलब ये मेंटेन रहा है कि मेरी वजह से पिताजी को कभी भी किसी भी चीज के लिए, मतलब किसी बाबू के सामने भी खड़ा नहीं होना पड़ेगा। मतलब ये मैंने अपने आप से कमिटमेंट, एहसास वाली बात होती है। तो कुछ लोगों में होता है, कुछ में नहीं होता, लेकिन ये होना चाहिए। काम उसी के साथ होने वाला है जिसको ये होगा। क्या? थोड़ा लाउडली बोलो। क्या? सिल्वर बन गए वो अलग बात है, लेकिन सिल्वर की रिकॉग्निशन का क्या होना चाहिए? पर्ल बनना अलग बात है, लेकिन पर्ल की पोजीशन का क्या होना चाहिए? और जिसको ये रहता है कि 500 की टीम है यार, मेरे को इनका ख्याल रखना चाहिए, तो जिसको ये होगा वो टॉप गियर में उड़ेगा। कौन से गियर में? कौन से वाले में? किस किस को लग रहा है क्या भाई अभी तो होना चाहिए? इतने ग्रेट महागुरु जी बैठे हैं, तो कम से कम